उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी का दांव क्या है? कोई उन्हें आरएसएस का एजेंट कह रहा है तो कोई किसी और दल का। राकेश टिकैत ने तो उन्हें एक बीमारी तक कह दिया। लेकिन इस चुनाव में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी ओवैसी की क्या स्थिति है और वो किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। ओवैसी ने अपने एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि उन्हें मोदी सरकार ने कहा कि ओवैसी हम तुम्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देंगे। इसके जवाब में मोदी की जो सरकार है उनको ओवैसी ने कहा कि जब से हम राजनीति में आए हैं तब से कभी सुरक्षा हमने ना ली है और ना ही कभी लेंगे। मोदी जी, योगी जी, याद रखिए, ओवैसी को सुरक्षा देकर अगर आप पहलू खान, जुनैद, अखलाक को सुरक्षा नहीं देंगे तो मेरी सुरक्षा का क्या फायदा। ओवैसी के इस बयान के कई मायने हैं। ओवैसी ने अपने चुनावी जनसभा में आगे कहा कि अल्पसंख्यक समाज के भारत में गरीबों, मुसलमानों, दलितों को, पिछड़ों को एक कैटेगरी का नागरिक बनाइए। मुझे इनकी हिस्सेदारी चाहिए। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। ओवैसी ने यह बात उत्तर प्रदेश में एक जनसभा के दौरान कही। हालांकि यह बात वो पहले भी कई बार कह चुके हैं। 4 फरवरी को मेरठ से दिल्ली लौटते समय उनकी कार पर हमला हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उसमें ये चर्चा जो है बढ़ गई थी और ओवैसी अचानक से जो है एक बार दोबारा चर्चा में आ गए थे। हालांकि वो इस मुद्दे पर लोकसभा में भी जो है अपनी बात रखे थे, संसद में भी अपनी बात को रखे थे और वहां पर उन्होंने जो उनको जेड सिक्योरिटी सुरक्षा की दी गई थी उसे उन्होंने लेने से इनकार भी कर दिया था। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में AIMIM की स्थिति पर। पार्टी का दावा है कि वो यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 6 फरवरी तक उन्होंने 72 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एक तरफ ओवैसी पर हुए हमले की चर्चा है तो दूसरी तरफ बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। औरंगाबाद से AIMIM के जो सांसद हैं सैयद जलील, उनका कहना है कि उन्होंने 100 सीटों पर लड़ने की प्रेरणा बीजेपी से ली है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले जब बीजेपी के पास भी 2 ही सांसद थे, आज उनके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। पिछले 5 सालों में हमने उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत की है, लोगों के बीच गए हैं और अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखा जाता है। सपने दिखाए जाते हैं लेकिन सियासत के अंदर उनकी भागीदारी नहीं होती है, उनको ओहदे नहीं दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने अपने 38 उम्मीदवारों को खड़े किए थे। कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 12 विधानसभा क्षेत्रों में उनके उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे तो वहीं एक सीट पर उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। ये आंकड़े सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की है। पिछले साल के पंचायत चुनाव में भी उन्होंने तकरीबन 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में उनकी पार्टी के विधायक हैं। CSDS के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि बिहार में ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें जरूर मिली थीं, लेकिन वो जीत उनकी नहीं बल्कि उन उम्मीदवारों की थी। वो कहते हैं उन 5 सीटों के अलावा दूसरी सीटों पर पार्टी का वोट प्रतिशत देखें तो कहीं भी उनको 4 से 5% तक वोट नहीं मिला था। वो 5 दमदार उम्मीदवार थे, इसलिए पार्टी से लड़े और चुनाव जीत गए। ठीक उसी तरह यूपी चुनाव में भी वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी के लिए यूपी में कोई संभावना है। ये बातचीत उन्होंने BBC से की है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM का वोट प्रतिशत बेहद ही कम रहा। यानी अगर वोट शेयर की बात करें 2017 के चुनाव की तो वो 0.24% था, यानी 1% से भी कम था। साल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ आबादी मुसलमान है, यानी तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है। यूपी में इस बार AIMIM मुसलमानों, अल्पसंख्यकों की सत्ता के हिस्सेदारी को अहम मुद्दा बना रही है। AIMIM के मुखिया
ओवैसी ने जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से वो इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि शिक्षा में मुसलमान छात्रों को ड्रॉप आउट रेट 60% है। यूपी सरकार ने इसके लिए क्या किया? 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख घर बांटे गए, उनमें से केवल 10 मुसलमान हैं। एमएसडीपी के तहत अल्पसंख्यकों के लिए 1600 करोड़ आवंटित किया गया, जिसमें से केवल 16 करोड़ रुपए खर्च हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा है कि जिन 2 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है, उनमें से 31% अल्पसंख्यक हैं, यानी मुसलमान हैं। जिन 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिला है, उनमें से करीब 33% अल्पसंख्यक यानी मुसलमान हैं। हालांकि यहां गौर करने वाली बात है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस बात को कह रहे थे, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी देश के हिसाब से इस बात का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी का मानना है कि बीजेपी के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में मुसलमान राजनीतिक रूप से अलगाव महसूस करते हैं और उससे उनमें मायूसी भी है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी का भी दरकार है। अब तक के विपक्ष के रोल से भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में ओवैसी अपनी पार्टी की उत्तर प्रदेश में विस्तार की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मुसलमान बिरादरी का एक तबका उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है और उनका बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं है। इस वजह से उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे अल्पसंख्यक समुदाय इत्तेफाक रखते हैं, पर उनमें एक चिंता ये भी है कि वो अपना वोट बर्बाद ना करें। सभी तरफ से किए गए वादों पर बीबीसी से बात करते हुए एआईएमआईएम के जो सांसद हैं सैयद जलील से एक सवाल पूछा गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कुछ देकर कोई एहसान या उपकार नहीं कर रही है। हम जब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमारा वोट लेकर आप हुकूमत करेंगे, सत्ता में बैठोगे, लेकिन हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। हमें संसद और विधानसभा में भागीदारी चाहिए, क्योंकि यहीं से सारे फैसले लिए जाते हैं। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में 62 विधायक हमारे थे, जो घटकर अब 23 हो गए। आखिर क्यों? सैयद इम्तियाज जलील जब ये बातें कहते हैं तो उनका इशारा विपक्षी पार्टियों की तरफ है, यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वैसे भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने के लिए नहीं जानी जाती है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम उम्मीदवार तुलनात्मक रूप से ज्यादा उतारती है। ऐसे में एक नया सवाल जो है बन रहा है, वो ये है कि एआईएमआईएम के मैदान में आने से विपक्षी पार्टियों के जो वोट हैं क्या वो बटेंगे और क्या इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? इस सवाल के जवाब में इम्तियाज जलील कहते हैं, हम पर ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, इसका कोई आधार नहीं है। मैं अपनी संसदीय सीट का उदाहरण देकर बता सकता हूं। मैं औरंगाबाद संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे पहले वहां अल्पसंख्यक कांग्रेस एनसीपी को वोट करते थे, लेकिन जब पार्टी हम पहली बार मैदान में उतरी तो हमारी पार्टी ने जीत हासिल की। 25 साल पुरानी पार्टियों को हमने हराया। यानी अल्पसंख्यक अगर एकजुट हो जाएं तो सांसद भी बना सकते हैं और विधायक भी। हालांकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रोफेसर संजय कुमार इस तर्क से सहमत नहीं दिखते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार अपने आकलन के आधार पर कहते हैं कि यूपी के मुसलमान मतदाता इस बार काफी फोकस्ड दिख रहे हैं। मुस्लिम और जाट दोनों के दुश्मन फिलहाल एक ही हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी। इस बार मुस्लिम वोट बटने नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को 50% के आसपास मिलता रहा है, एक बार 60% के ऊपर भी मिला है। इस बार मेरा अनुमान है कि 75% के आसपास मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। बाकी बचे 25% में एआईएमआईएम, बसपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को मिल सकता है। एआईएमआईएम सीरियस वोट कटुआ तब साबित होगी जब 8 से 12% के बीच वोट शेयर ले जाए। इस चुनाव में वैसा होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, बिहार के नतीजों से ये साफ है कि अगर एआईएमआईएम को यूपी में बिहार की तरह ही कुछ सीटें मिल जाती हैं तो बीजेपी दोबारा पिछले दरवाजे से सत्ता में आ जाएगी। इस वजह से उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार डरा हुआ है।
मायावती पर भी मुसलमानों को शंका है। जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उससे एक परसेप्शन बना है कि बीजेपी की ही मदद होगी या फिर विपक्ष का नुकसान, इसलिए अल्पसंख्यक सपा की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 45% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। कांग्रेस और बीएसपी को लगभग एक ही बराबर यानी 19% जो है वोट मिले थे। अब बात करते हैं कि किस दल ने सबसे अधिक मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। हमें जो डेटा मिला है वो डेटा 1996 से लेकर 2017 तक के मिले। 1996 से 2017 के बीच में अगर बात करें तो सबसे पहले चुनाव 1996 में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि सपा और बसपा ने करीब 17% मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारा था। 2002 में कांग्रेस ने करीब 15%, सपा करीब 13% और बसपा ने करीब 20% मुसलमान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। 2007 में सपा और बसपा ने करीब 15% जो है मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया था, उम्मीदवार बनाया था, तो कांग्रेस ने करीब 14% उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था जो कि मुस्लिम थे। 2012 में कांग्रेस ने 17% जो है मुसलमान उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, जबकि सपा और बसपा ने करीब 20% मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 2017 में कांग्रेस ने करीब 16%, बसपा ने करीब 25%, तो समाजवादी पार्टी 20% मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सपा और कांग्रेस गठबंधन सबसे ज्यादा मुसलमान प्रत्याशियों को चुनाव मैदान पे 2017 में उतारा था। अब बात करते हैं ओवैसी पर हुए हमले की। अगर बात करें जो ओवैसी पर हमला हुआ था 4 फरवरी को, उससे जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आया है, तो बीबीसी ने एक सर्वे कराया है, खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां सभी दलों के जो तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं, उनमें जो है उन्होंने सर्वे कराया था, जिसमें ये सामने आया कि सभी राजनीतिक दल मुसलमानों से एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में मुसलमानों को अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। उनका इशारा ओवैसी की तरफ था। हालांकि युवाओं का यह भी कहना था कि बहुत कोशिशों के बाद भी ओवैसी चुनाव में मुसलमानों को खास प्रभावित नहीं करते दिख रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के सांसद हैं इम्तियाज जलील, वो इस बात को जो है सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ओवैसी पर हमले को वो पार्टी के प्रति संवेदना से जोड़कर जो है देखते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस हमले से राज्य की कानून व्यवस्था की पोल जरूर खोल कर रख गई है। लेकिन वो ये भी कहते हैं इस हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल जरूर खोल कर रख दी है। हालांकि ओवैसी के पार्टी के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ, उनका ये जरूर कहना है कि ओवैसी पर हुए हमले ने उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उसकी पोल जरूर खोल दी है।